एवरीवन। आज हम क्लास 12th के फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट का एनसीएफएम का कैपिटल मार्केट मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कैपिटल मार्केट ऑपरेशन एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। मीन्स सबसे पहले हम इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग मेंबरशिप कैसे मिलती है, कैसे एक्सपेल होता है, कैसे सस्पेंशन होता है, इस सब के बारे में हम इस यूनिट में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो 1.1 से शुरू करते हैं। मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट में क्या दे रखा है? मार्केट सेगमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट जो बेसिकली हम इस सेशन में जो बात करेंगे, इस पूरे मॉड्यूल में जो हम बात करेंगे वो एनएससी के बारे में बात होगी। तो एनएससी के कितने सेगमेंट हैं? द सिक्योरिटी मार्केट हैज़ टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट। इंटरडिपेंडेंट है और इनसेपरेबल सेगमेंट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी market provides an opportunity to the issuers of security, both government and corporation, to raise resources to meet their requirements of investment। कि जो प्राइमरी मार्केट है वो अपने जो गवर्नमेंट है या फिर जो कॉरपोरेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर, मतलब कि प्राइमरी मार्केट में आकर गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेशन मीन्स जो कंपनीज हैं वो अपने जो कंपनी है उसकी सिक्योरिटीज़ को बेच सकती हैं, सो दैट वो रिसोर्सेज रेज कर पाए। मतलब कि अपना जो उनका जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज को रेज कर पाए। तो क्या होगा, जो कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर देगी। शेयर मतलब अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देगी, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में उसको इशू करेगी कि आपकी इतने रुपए में आपकी ए बंदे की इस एबीसी कंपनी में इतनी % की हिस्सेदारी है, इतने % का शेयर है। तो जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को शेयर इशू करती है, कोई बीच में नहीं आता, कंपनी डायरेक्टली इशू करती है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट refers to a market where securities are traded after being offered to the public in the primary market or listed on the stock exchange। इसका क्या मतलब है कि जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे उन सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग, उन सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग होती है जो कि ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स को इशू की जा चुकी हैं। वो सिक्योरिटी पहले प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने डायरेक्टली इन्वेस्टर को इशू की थी और अब वो इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को वो सिक्योरिटीज़ मान लो बेच रहा है, या फिर जो दूसरा इन्वेस्टर है वो उससे खरीद रहा है, मतलब कि ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग या सेलिंग, ट्रेडिंग हो रही है। तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। अब इसी को प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो कि हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एक एग्जाम्पल लें। कैसे कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो व्हीकल्स बना के अपने शोरूम में भेजती है। वहाँ पे इन्वेस्टर आता है, शोरूम से सामान जो व्हीकल है वो खरीद के चला जाता है। मतलब तो क्या हुआ, ये हुआ प्राइमरी मार्केट कि यहाँ पे इन्वेस्टर आया, उसने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी को पैसे दिए और कंपनी से उसने हिस्सेदारी शेयर ले लिया। मीन्स जो अगर नॉर्मल एग्जांपल में देखें तो पैसे दिए, कार लेके भाई चला गया, ठीक हो, ये तो हो गया प्राइमरी मार्केट। बट अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में वही बात आ जाती है जैसे कि सेकेंड हैंड मार्केट होता है, जहाँ पे बंदे ने पहले तो शोरूम से खरीदी थी, बट अब वो बंदे को या तो दूसरा चाहिए, इंडिविजुअल है कोई भी, उसको या दूसरी कार खरीदनी है, वो कार वो पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, सेकेंड हैंड मार्केट में जाएगा, या फिर उसे कुछ भी, अगर वट एवर द प्रॉब्लम इज, तो या फिर मतलब तो वो जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो एक सेकेंड हैंड मार्केट में जाएगा, वो उस व्हीकल को बेच देगा और जो दूसरा इन्वेस्टर है, जो बंदा है जो कि खरीद रहा है,
उसको पैसे दे देगा, वो दोनों नेगोशिएशन कर लेंगे कि किस तरीके से उसको, किस बायर को कितने पे खरीदना है, सेलर को कितने पर बेचना है, ये सब हो जाएगा। तो ये जो होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट एक तरीके से। अब बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अंडर Companies Act 1956, an issue is referred as public if it results in allotment of securities to 50 investors or more। मतलब Companies Act 1956 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी मीन्स कोई इशूअर अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको इशू करता है 50 इन्वेस्टर्स या उनसे ज़्यादा, 50 या उससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अगर कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो उस इशू को हम क्या कहेंगे, उस इशू को हम कहेंगे पब्लिक इशू। क्या कहेंगे? पब्लिक इशू कहेंगे। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, however when the issuer makes an issue of securities to a select group, मतलब अब जो इशूअर है इशूअर मीन्स जो कि कंपनी है, जो कि अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू कर रही है, तो वो जो इशूअर है, वो जो सिक्योरिटीज को जो इशू करे, वो एक अब क्या करेगी, वो एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 49, मतलब एक ऐसा ग्रुप, मतलब कि 49 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो लोग, 49 या 49 से कम लोगों को जब कोई इशूअर अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, तो उस इशू को हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। हम उसे कहेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। एक हो गया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। और प्राइमरी मार्केट में दो तरीके से जो इशूएंस होती है, एक पब्लिक इशू होता है और एक प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। इसको हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि जो सेकेंडरी मार्केट है, पहले तो हम देखेंगे कि मार्केट है, उसके दो सेगमेंट है, प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। फर्दर सेकेंडरी मार्केट डिवाइड होता है दो मीडियम्स में एक तरीके से, एक ओवर द काउंटर मीन्स OTC मार्केट एंड द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तो हम समझ लेते हैं कि OTC मार्केट क्या है एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मगिंग नहीं करनी है, समझना है। OTC क्या होता है, OTC मार्केट क्या होता है, ये एक, पहले हम ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। OTC मार्केट्स आर इनफॉर्मल मार्केट्स वेयर ट्रेड्स आर नेगोशिएटेड। OTC का जो मार्केट है वहाँ पे क्या होता है कि दो इन्वेस्टर मिलते हैं और आपस में नेगोशिएशंस कर लेते हैं कि भाई मेरे को इतने में बेचना है, तुम इतने में खरीदोगे तो खरीदो वरना मत खरीदो, या फिर ठीक है, वो कहता है कि मैं 50 में बेचूंगा, वो कहता है, दूसरा जो बंदा है वो भी बोल रहा है कि हाँ मैं 50 में खरीद लूँगा। तो ये क्या हुआ, नेगोशिएशन हो गए, सिक्योरिटीज बिक गई। ये क्या हुआ, एक इनफॉर्मल तरीका हुआ, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं आई, कोई इन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो ये जो थी, ये किस मार्केट में ये जो ट्रेडिंग थी वो हुई, ये OTC मार्केट, ओवर द काउंटर। नेक्स्ट अगला क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट मीन्स एक्सचेंज एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आकर सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो जो इन्वेस्टर्स एक्सचेंज पर आकर ट्रेडिंग करेंगे, तो वो जो तरीका होगा, एक्सचेंज पर आप आए, आपने कोई शेयर खरीदा, उसको कहेंगे हम एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। आपने किस मार्केट से ये सिक्योरिटीज खरीदी है, आपने एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट से ये सिक्योरिटीज खरीदी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मार्केट सेगमेंट दो होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझ लिया, पब्लिक इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे ये 1.2 है, जिसमें ये बता रहा है की इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। की इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स मीन्स जो इंडिकेट करते हैं कोई भी चीज, जैसे वॉशिंग मशीन में इंडिकेशन आ जाती है कि भाई कपड़े धुल गए, इसी तरीके से सिक्योरिटीज मार्केट के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बताते हैं।
मतलब कि सिक्योरिटीज मार्केट की हेल्थ कैसी चल रही है, वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, या फिर उसमें नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ कैसी चल रही है। तो जो इंडिकेटर्स हमें सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बताएं, तो उसके बारे में हमें कुछ इंडिकेटर्स हमें आगे दे रखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे? जो फर्स्ट है वो है इंडेक्स। इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं सूचकांक। सूचकांक मीन्स सूचना का अंक, मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो इंडेक्स को कैसे हम करते हैं, मतलब कि क्या होता है इंडेक्स में? तो इतना तो हमें पता है कि हम एनएससी को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं हम? एनएससी को। द ब्लू चिप इंडेक्स ऑफ एनएससी इज सीएनएक्स निफ्टी। सीएनएक्स निफ्टी जो है हमारा ब्लू चिप इंडेक्स है एनएससी का। तो यहाँ जो एनएससी है वो एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। तो क्या होता है कि वो जो सारी कंपनीज है वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही होती हैं। तो मान लो कि कोई इन्वेस्टर जाता है, अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपना पैसा, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन्वेस्ट करे, मतलब कि इतनी सारी सिक्योरिटीज को खोलकर उनका प्राइस देखे कि कैसा चल रहा है मार्केट, इसमें कैसा चल रहा है, उसमें कैसा चल रहा है। नहीं, ये बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा, बहुत ही हार्ड काम हो जाएगा एक तरीके से इन्वेस्टर के लिए। तो हो सकता है वो इन्वेस्ट भी ना करे और पूरे मार्केट के बारे में ठीक से पता नहीं चल पाएगा ऐसे। तो क्या किया कि जो ब्लू चिप कंपनीज है एनएससी की, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो कि अच्छी जो कंपनीज एक तरीके से जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज की जो प्राइसेस होते हैं उसको एक बास्केट में डाल के इस तरीके से इस मैकेनिज्म से एक ऐसा नंबर क्रिएट किया जाता है जो कि मार्केट के बारे में बताए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या सिक्योरिटीज के कितने प्राइसेस चल रहे हैं, इसके बारे में मतलब कि पता चल जाता है। ये एक की इंडिकेटर है ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कि मार्केट कैसा चल रहा है हमें इंडेक्स से पता चल जाता है। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। An index is used to give information about the price movement of products in the financial commodities or any other market. कैसे? इंडेक्स हमने पढ़ लिया कि इंडेक्स क्या है, एक नंबर प्रोवाइड करता है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? जो प्रोडक्ट्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस मूवमेंट हो रही है, आगे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, या कांस्टेंट है। तो ये जो प्राइस मूवमेंट होती है इस सब के बारे में हमें इंडेक्स से पता चल जाता है। ओके, ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंपनी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने समझ लिया कि किसी कंपनी की कितनी मार्केट वैल्यू है, इससे पता चल जाता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या। आगे हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते कैसे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है, इधर आप देखिए स्क्रीन पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू में क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर इनटू में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, वैसे इसमें ऐसे होना चाहिए, क्लोजिंग नेट प्राइस ऑफ अ शेयर। एक प्राइस का जो क्लोजिंग नेट प्राइस है उसको हम इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो क्या होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगी, कितनी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऐसे अगर हमें पूरे एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? टू कंप्यूट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल कंपनीज लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज वी एग्रीगेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपनीज ट्रेडेड ऑन दिस एक्सचेंज। अगर हमें पूरे एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी है तो उस एक्सचेंज, जैसे कि वो बीएससी भी हो सकता है, एनएससी भी हो सकता है। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज मैंने आपको बताया। अब अगर पूरे एक्सचेंज की आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी है तो आपको क्या करना है कि उस एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप निकाल के उसका जो एग्रीगेट आएगा, जो उसका टोटल सम आएगा, वो होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन एट एक्सचेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो क्या है?
अब मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला दे रखा है, हम देखें स्क्रीन पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स डिवाइडेड बाय जीडीपी। जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका आया उसको आप जीडीपी से डिवाइड कर दो तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो निकल जाएगा। ये क्या बताता है, ये स्टॉक मार्केट साइज के बारे में हमें बताता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो। आगे आगे आता है 1.2.4 जिसमें है टर्नओवर। टर्नओवर, एक शेयर का टर्नओवर कैसे निकालते हैं, जितनी भी क्वांटिटी में आपने कुछ शेयर बेचे उसको आपने जितने भी प्राइस पर बेचा है उन दोनों को इनटू कर दें। जैसे turnover for a share is computed by multiplying the traded quantity with the price at which the trade takes place। मान लो कि आपने 10 शेयर्स आपने 10 रुपये के हिसाब से आपने बेच दिए, 10 रुपीज़ के हिसाब से आपने बेच दिया, तो वो क्या हो गया, 10 इंटू में 10 इक्वल्स टू में 100। तो आपका जो टर्नओवर है वो कितने का आया, 100 रुपीज़ का आया। तो जैसे कि ये तो हो गया एक पर्टिकुलर शेयर का निकालने के लिए। अब अगर आपको टर्नओवर जितनी भी जो कंपनीज जो एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, अगर आपको उसका का टर्नओवर निकालना है तो आप कैसे करोगे कि वो जो कंपनीज हैं उन्होंने जितनी भी शेयर्स में जितनी भी ट्रेडिंग की है और जितने भी प्राइस पे की है सबको हम इनटू करके एग्रीगेट जब निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके जब एग्रीगेट निकालेंगे तो हमें एक्सचेंज का जो टर्नओवर है, पूरे एक्सचेंज का टर्नओवर पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर रेशो क्या होता है, टर्नओवर रेशो इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन अ कंट्री स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर रेशो, टर्नओवर एट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एट एक्सचेंज। मतलब कि जो आपका टर्नओवर, जो पूरा एक्सचेंज का जो टर्नओवर है उसको आप डिवाइड कर दो मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो आपका निकल जाएगा कि आपका टर्नओवर रेशो कितना आया है। ओके, ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट। प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट कहाँ के, प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट एट एनएससी, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है वो एनएससी का है तो हम एनएससी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स मीन्स कि किन किन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम एनएससी पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप देखें स्क्रीन पर। अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956, सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, फर्स्ट जो हमारा है शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर इन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। जो पहला जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि सिक्योरिटीज के अंडर जो इंक्लूड किया जाता है वो है शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स और स्टॉक्स। तो जो शेयर्स, स्क्रिप्ट्स और जो स्टॉक्स हैं ये सब सिमिलर है, बट जब बॉन्ड की बात आती है तो बॉन्ड पे क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी हमें बॉन्ड पे डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड नहीं मिलता हमें, उस पर मिलता है इंटरेस्ट। बाकी जो शेयर, स्क्रिप्ट्स होते हैं इन पर हमें डिविडेंड मिलता है, और जब इनके मार्केट प्राइस रेज होते हैं तो भी इन्वेस्टर को फायदा होता है। आगे ये हमने समझ लिया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सिंपल है, जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को मार्केट में आकर, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज में। तो वो इन्वेस्टर्स के एक मार्केट में आई, इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर दिए, इन्वेस्टर्स उनको पैसे देंगे और वो मार्केट अपने जो कंपनीज है, अपना जो बिजनेस है, अपना जो भी है उसमें वो लगाएंगे। तो ये हो गई जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, सिंपल है। थर्ड है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम फ्यूचर में ये सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैं हूँ
और एक मेरी एक दोस्त है, हम दोनों ने एक एक नेगोशिएशन, एक अग्रीमेंट कर लिया कि भाई देखो 6 महीने बाद मैं तुमसे ये वाला शेयर, एग्जाम्पल है कि शेयर मैं तुमसे ये लूंगी या फिर मैं तुमसे कोई भी चीज़ लूंगी 6 महीने बाद, सर्टेन एक प्राइस है, मान लीजिए उसका प्राइस है 100 रुपये, तो मैं तुमसे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो मैं तुमसे 100 रुपये पे लूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिए कि भाई देखो हम ये 6 महीने बाद ये वाली चीज़ सर्टेन इतने प्राइस पर हम ये आपस में हमारा ट्रेड होगा। तो जो 6 महीने बाद है हमारा ट्रेड हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप को जो ट्रेड करना है, जो 6 महीने बाद जो एक जो सर्टेन वैल्यू है, वो जो वैल्यू है, जो प्राइस है उस किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कोई शेयर ही है, तो उसका प्रेजेंट डे पे उसका प्राइस जो है वो हम डिफाइन करते हैं, वो हम बताते हैं। 6 महीने बाद उसका वो जो शेयर है उसका प्राइस बढ़े या घटे, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमने जिस प्राइस पर अग्रीमेंट कर लिया, हम उसी प्राइस पर सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर लेंगे। ये हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो कि सिक्योरिटीज के अंडर आता है वो है यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब पैसा कलेक्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट किया किसी एजेंसी ने, किसी कंपनी ने, और उस पैसे को, उस फंड को मैनेज करके इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, एंड देन जो भी प्रॉफिट आया वो इन्वेस्टर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, एजेंसी उनको मैनेज करके फंड को मार्केट में लगा देती है कोई भी या कोई कंपनी, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा 5th जो पॉइंट है वो हम इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड होता है उस पर जो गवर्नमेंट है वो हमें इंटरेस्ट, गवर्नमेंट है जो भी उसको इशू कर रहा है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। तो मान लो कि मेरे को एक बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेरे को जो इंटरेस्ट मिला है मैं उसको भी मैं ट्रेड करना चाहूँगी, उसकी भी मैं ट्रेडिंग करूँगी। तो ये हो गया। या फिर कोई कंपनी राइट इशू जैसे निकालती है तो उसके ऊपर भी मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो ये हो गया इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज and security receipt or any other instrument so declared by the central government। या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट हम एनएससी पर ट्रेड कर सकते हैं। आगे हम पढ़ें तो ब्रॉडली जो सिक्योरिटीज होती हैं वो हमें पता ही है, वो 3 टाइप की होती है, इक्विटीज होगी, डेट सिक्योरिटीज होंगी या डेरिवेटिव होंगे। हमने प्रोडक्ट्स पढ़ लिया इसका कि प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट एट एनएससी। एनएससी ये जो पूरा मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो मार्केट है वहाँ पे कौन, एक्सचेंज में मार्केट जो होते हैं, जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। तो कौन पार्टिसिपेट करता है ये हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मार्केट पार्टिसिपेंट, ये मैं है मार्केट पार्टिसिपेंट। इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट में क्या आ गया, इन्वेस्टर्स आ गए, इशूअर आ गया, इंटरमीडिएरी आ गए। अब इन्वेस्टर क्या होता है पता है भाई, जो पैसा लगाता है वो इन्वेस्टर होता है। इशूअर क्या है, जो अपनी जो इशूअर मीन्स जो कंपनी या फिर मतलब एक कंपनी समझ के चलते हैं, इशूअर मीन्स कंपनी जो अपनी शेयर को इशू करती है, सिक्योरिटीज को इशू करती है, वो इशूअर है। इंटरमीडिएरी क्या है, इंटरमीडिएरी मतलब बिचौलिया। अब जैसे कोई भी इन्वेस्टर होते हैं, अब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जैसे मैं फ्रेश इन्वेस्टर मान लो तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट की, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, तो मैं इंटरमीडिएरीज के पास जाऊँगी, वो मेरी हेल्प करेंगे और सही तरीके से मार्केट में पैसा लग जाएगा मेरा, और ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो इंटरमीडिएरीज जैसे कि होते हैं हमारे सब ब्रोकर, ब्रोकर और बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं जो कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के रूप में काम करते हैं, उनके फॉर्म में काम करते हैं। तो आगे इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ये जो पार्टिसिपेंट है इनको रेगुलेट कौन करता है। तो जो पार्टिसिपेंट है इनको रेगुलेट करती है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये जो सेबी है वो हमारे
जो इंडिया की जो एक्सचेंज है उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उनको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी। एक तो सेबी, दूसरे आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब पहला जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरा आरबीआई, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आज के लिए बस इतना।